बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक दिन है। उसकी वजह यह है कि एक दुश्मन है और दुश्मन ने अपनी चाल चली है और उसकी चाल कामयाब हुई है और न्यूज़ीलैंड मैच से थोड़ी देर पहले दौरा मुलतवी करके और सिक्योरिटी का इल्ज़ाम लगा के वो कहता है कि हम नहीं खेलेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान में दुश्मन के एजेंट हैं मरीम नवाज़ जैसे, वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं और पाकिस्तान को गाली देते हैं और फिर उसके बाद अवाम के हाथों जो उनकी दुर्गत बनाई जाती है और मरीम नवाज़ को जो जूते पड़ते हैं। फिर मरीम नवाज़ की नौकरानी भी बाज नहीं आई और उसने भी बेशर्मी की हद कर दी है। और किसने क्या कहा है और असल इसके पीछे वजह क्या थी, असल कहानी सामने आ गई है कि कौन इस सारे के सारे इस साजिश के पीछे था और अब आगे क्या होने जा रहा है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक अहम केस की आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया था और एक मुल्ज़िम था, मुल्ज़िम सैफुल्लाह न्याज़ी को गिरफ़्तार करने के लिए नैब ने, ये वो B4U वाले हैं, B4U जिसने अरबों रुपए का जो अवाम के साथ धोखा किया, फ़्रॉड किया और उस धोखे और फ्रॉड की वजह से उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो गई। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई। जब वहाँ से दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई तो फिर सैफुर्रहमान न्याज़ी की दरख्वास्त अप्लाई करने के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे, लतीफ़ खोसा साहब के जो एसोसिएट्स वकला हैं उनकी उनकी सिक्योरिटी में आप कह सकते हैं और जहाँ पे वो रहे उसके बारे में भी ज़राए का यही कहना है कि वो लतीफ़ खोसा साहब के घर पे रहे गिरफ़्तारी से बचने के लिए। फिर उनके एसोसिएट्स के साथ, वकला के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे। नैब ने उनका पीछा किया लेकिन नैब कामयाब ना हो सका और वो इतनी देर में इहाता अदालत में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए तो वहाँ जाके गिरफ़्तार किया नैब ने। उस पर फिर जो जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे उन्होंने बरहमी का इजहार किया था कि अगर तो आप लोगों में इतनी थी औकात है आपकी तो आप इतने बड़े मुलज़िम को बाहर ही पकड़ लेते। अब अदालतों में कोई ज़मानत लेने आए और ज़मानत लेने से चंद लम्हे पहले आप उसको गिरफ़्तार कर लें तो फिर तो इसका मतलब यही हुआ कि यह अदालतों की तौहीन है। और उस पर फिर आप जानते हैं कि एक पूरी कार्रवाई हुई। आज उस अहम केस की समाअत हुई है। अरबों रुपए के फ्रॉड का जो मुबैना मुल्ज़िम है सैफुर्रहमान। एक बात मैं आपको बता दूं, अक्सर मुबैना का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस पर चंद हमारे दोस्त एतराज़ करते हैं। मुबैना से क्या मुराद होता है? ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। हम कहते हैं अलेज्ड अक्यूज़। अलेज्ड अक्यूज़ ये है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। FIR से मुराद यही होता है कि उसमें एलिगेशंस, हम कहते हैं कि FIR में ये एलिगेशन है। एलिगेशन से ये मुराद है कि ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अभी ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुए। वो ट्रायल के बाद जब सज़ा हो जाए तो फिर कहा जाता है कि वो मुजरिम बन गया है। दो स्टेजेस हैं, जब पुलिस चालान सबमिट करवा दे और पुलिस मुल्ज़िम को गुनहगार लिखे तो जो बाज़ जूरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि तब मुजरिम कहा जा सकता है। बाज़ की ये राय है कि नहीं, जब उसको वो कन्विक्शन हो जाए तो कन्विक्शन के बाद वो मुल्ज़िम जिस पर इल्ज़ाम था साबित होने के बाद वो मुजरिम होगा। तो इस वजह से जो एक टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो मुबैना होती है। मुबैना से ये मुराद नहीं है कि वो कोई बेगुनाह है, मुबैना से मुराद ये है कि उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है और ये कहा जा रहा है कि उसने ऐसा किया है। अब कहने से नहीं होता, फिर आगे ये केस चलेगा, इल्ज़ाम उसके ख़िलाफ़ ये है। तो इस वजह से अगर मुबैना का, क्योंकि हमारी एक टर्मिनोलॉजी है, सारा दिन हम अदालतों में यही बोलते रहते हैं, तो कभी वो ज़ुबान पर आ जाए तो उस पर इस वजह से गुस्सा ना फरमाया करें कि उसके पीछे हमारी कोई इंटेंशन ये नहीं होती कि ये जो बड़े बड़े फ्रॉडिया ग्रुप है ये कोई इनोसेंट हैं, बल्कि इससे मुराद ये होता है कि ये एक टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल एक टर्म है जो फिर इस्तेमाल होती है। हम जब अदालतों में बहस करते हैं तो हम कहते हैं अलेज्ड एक्यूज्ड। अलेज्ड जो इसके ख़िलाफ़ जो सबूत हैं या फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, तो ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो मैंने कहा कि ये भी मैं क्लियर कर दूं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में जो इस पर समाअत हुई, 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसमें मौजूद थे। पहली बात जो की अदालत ने, और अदालत ने कहा कि हमें बताएं कि क्या ये जो कंपनी है इसके अकाउंट्स में पाकिस्तानियों ने पैसे भिजवाए, बैरून मुल्क से पैसे आए, कहाँ से पैसे आए, इसका रिकॉर्ड अदालत ने तलब किया। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि नैब और मुल्ज़िम के वकील
मुकम्मल तैयारी करके आएँ और एक ही दिन में हम इस केस को वाइंड अप करना चाहते हैं। और अगर इसके ख़िलाफ़ सफ़े मिसल पर काफ़ी मटीरियल मौजूद है तो मुलज़िम का आज़ाद रहना नहीं बनता और मुलज़िम का सुलाखों के पीछे जाना ही बनता है। नैब ने मुलज़िम के ख़िलाफ़ रकम वसूली के शवाहिद अदालत पेश कर दिए। नैब ने सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा करवाए कि जो ये साबित करते हैं कि मुलज़िम मुख्तलिफ़ लोगों से और मुलज़िम की जो कंपनी है वो मुख्तलिफ़ लोगों से पैसे इकट्ठी करती रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अकाउंट्स फ्रीज़ होंगे लेकिन इनमें आने वाला पैसा ज़्यादा है। क्या ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी है? क्या मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि क्या मुलज़िम तफ्तीश में ताउन कर रहा है? नैब ने कहा कि हमने सवालनामा दिया लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक दिलचस्प सवाल पूछा प्रोसिक्यूटर से कि तसल्ली बख्श जवाब कौन सा होता है। लतीफ़ खोसा साहब जो कि मुलज़िम के वकील हैं, उन्होंने कहा कि नैब अपनी मर्ज़ी का जवाब लेना चाहता है और जब नैब को अपनी मर्ज़ी का जवाब न मिले तो नैब ये टर्म इस्तेमाल करती है कि तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा तो नैब अपनी कार्रवाई करे। नैब कोई पाबंद तो नहीं मुलज़िम का कि जो मुलज़िम बताएगा नैब ने वही लिखना है। अगर वो तसल्ली बख्श जवाब देता है ठीक है, नहीं देता तो उसकी सवाबदीद है, आप अपनी कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाएं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि नैब ने तफ्तीश अपनी मर्ज़ी से करनी है, मुलज़िम की मर्ज़ी से नहीं करनी। इस वजह से इसके सारे मामले में अगर मुलज़िम तफ्तीश में कोऑपरेट करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो आप करें। अदालत ने 22 सितंबर के लिए इस अहम केस की समाअत को मुलतवी किया है। 22 सितंबर को मुझे ये लग रहा है कि इस पर जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और अल्टीमेटली सैफुर रहमान B4U वाले वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहेंगे। जितना बड़ा जुल्म उन्होंने किया है आवाम के साथ और आवाम को सुहाने ख्वाब दिखा के जो ऑनलाइन पैसे बटोरे हैं, इंशाल्लाह आवाम को वो रिकवरी भी मिलेगी। फिर मामला आ जाता है न्यूजीलैंड की टीम। आप जानते हैं कि पाकिस्तान आई और 18 साल के बाद आई। पहले उनके जो अहम क्रिकेटर्स थे वो नहीं आए, पाकिस्तान ने इसको बर्दाश्त किया और पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है वो आ गए हैं तो हम क्रिकेट खेलेंगे। रावलपिंडी स्टेडियम सज गया और वहाँ पर कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए चंद हज़ार शायकीन को इजाज़त भी दी गई, वो भी वहाँ पहुँच गए। टॉस से थोड़ी देर पहले जो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें सिक्योरिटी ख़दशात हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, और ये जो हमारे PCB के कवानीन हैं या ICC के जो इंटरनेशनल हमारी जो क्रिकेट कौंसिल है, उनके जो कवानीन हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी दौरा शुरू होगा तो सबसे पहले जो ICC है वो उसकी टीम विज़िट करेगी। मुतलका जो मुल्क है उस का जो बोर्ड है वो अपनी सिक्योरिटी टीम भेजेगा और वहाँ पर जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो तब वो टीम पाकिस्तान आएगी। अब बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ICC ने भी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी। दूसरी तरफ जो हैं जो न्यूजीलैंड का बोर्ड है उन्होंने भी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी। क्लियरेंस होगी जब ये आए पाकिस्तान तो इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर हमारा जो कोविड का टेस्ट है वो भी नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत ठीक थी, पाकिस्तान ये चाहता है कि शायकीन को एक अच्छा खेल देखने को मिले और पाकिस्तान ने रिलाय किया न्यूजीलैंड की जो रिपोर्ट्स थी कोरोना की, उन पर रिलाय करते हुए पाकिस्तान ने उनको इजाज़त दी। वो यहाँ पर ना सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे, काफ़ी दिन से वो पाकिस्तान में मौजूद थे। आज जो ये खेल शुरू होने से पहले उन्होंने ये कहा तो कानून ये कहता है कि क्योंकि क्लियरेंस थी तो जब तक कोई सॉलिड प्रूफ वो ना दें तब तक वो मनसूख नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान जो PCB है वो ICC भी जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी जाएगा, वहाँ भी आप जानते हैं कि भारत का असर व रसूख है। बेसिकली सारे के सारे एजेंडे के पीछे भारत है। भारत को तकलीफ़ है कि अल्लाह ने एक वबा अल्लाह की तरफ से आई और वो कोरोना की सूरत में उसकी वजह से भारत में क्या हुआ कि जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा था वो कैंसिल हो गया और वो दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो गया। उसकी तकलीफ़ थी, भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि न्यूजीलैंड क्यों पाकिस्तान गया है और भारत ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और इतना प्रेशराइज़ किया। आप जानते हैं कि जो इस हद तक घटिया हरकत कर सकता है कि जब कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही थी तो बाकायदा खिलाड़ियों को धमकी दी गई कि जो कश्मीर खेलने जाएगा उसको ये उम्मीद न रखे कि वो कभी भारत उसको सपोर्ट करेगा। और सारे इंटरनेशनल चंद एक के अलावा सारों ने इनकार कर दिया पाकिस्तान और कश्मीर आने से। वो इस हद तक घटिया जहन का मालिक है। फिर वो तो घटिया है ही है, जो उसके करिंदे यहाँ पर हैं, जो एजेंट हैं वो भी कितने घटिया हैं
कि पाकिस्तान आज हर पाकिस्तानी वो नून लीग का वर्कर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, वो हमारे जैसे कोई वो लोग हैं जो किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं रखते या किसी भी प्रोफेशन से तल्लक रखने वाले लोग हैं। हर पाकिस्तानी दुखी है कि आज एक मुल्क ने बग़ैर किसी वजह के, दुख तब होता है कि जब उनके पास कोई ऐसा ना सबूत है ना उनके पास कोई रीज़न थी और उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। दुख होता है और उस दुख में अगर कोई शामिल नहीं था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शेख रशीद ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शेख रशीद की तरफ से ये बात सामने आई है कि कोई ऐसी थ्रेट नहीं था, कोई हमें बताया नहीं गया, हमने उनको सेटिस्फाई किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी वज़ीर आज़म से बात भी की, लेकिन क्योंकि भारत नहीं चाहता था इस वजह से उन्होंने ये सारे का सारा ड्रामा जो है वो रचाया। उसमें मरीम नवाज़ ने पहला ट्वीट किया और मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान दुश्मनी की हद कर दी। अच्छा, मरीम नवाज़ कहती हैं मैं सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाऊँगा। इमरान खान का ये जुमला कोड करके नीचे ये खबर लगा दी कि न्यूजीलैंड का दौरा मुलतवी हो गया सिक्योरिटी की वजह से। अब ये कहना ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के वीज़े की ये, पाकिस्तान के पासपोर्ट की ये इज़्ज़त है या पाकिस्तान की ये इज़्ज़त है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि वो मैच से चंद घंटे पहले ही, चंद घंटे क्या चंद मिनट पहले ही वो मुलतवी कर जाते हैं। अब मरीम नवाज़ ये जो बुग़्ज़ निकाल रही है ये बेसिकली भारत का ये होना चाहिए था बयानिया, क्योंकि भारत का बयानिया पाकिस्तान में ये देते हैं। तकलीफ़ इनको ये है कि इनके बाप का पासपोर्ट मनसूख हो चुका है, वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है किसी शान के काबिल तो आपको शर्म आती है? आज भी आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जो है वो लंदन भागना चाहती हैं। इस पर मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लेने पर फ़ख्र करने वाले मोदी की पग पहनने और इससे हैप्पी बर्थडे के केक कटवाने वाले और पाकिस्तान को गलीज़ गाली देने वाले हम्दुल्ला मुहिब से मुलाकात करने वाले और इश्तिहारी होकर लंदन से अपनी फ़ौज पर चढ़ाइयाँ करने वाले सब्ज़ पासपोर्ट की जो इज़्ज़त अफजाई आपने की, इस पर पूरी कौम आपका शुक्रिया अदा करती है। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस मौका पे आप ऐसी गुफ्तगू कर रही हैं। और मरीम नवाज़ के इस बयान के बाद पूरी कौम ने लान तान की है, जूतों की बारिश है मरीम नवाज़ पर। और मरीम नवाज़ के अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि चलें एक गलत काम हो गया वो उसको डिलीट कर दें, क्योंकि वो मोदी को खुश करना था और मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट को भारत का मीडिया चला रहा है। यही वजह है कि मरीम नवाज़ ने ये करना था। ये कहते हैं ये पाकिस्तान के खैर खा हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन ऐसे लोगों को कभी लीडर नहीं मान सकते जो हमारे मुल्क के ऊपर, आप इमरान खान को कुछ बोलें, आप किसी इदारे पर बात करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर मरीम नवाज़ की जो नौकरानी है उज़्मा बुखारी, उसने ये कहा है कि आज पाकिस्तान का जो हुआ है और रावलपिंडी में जो मैच कैंसिल हुआ है ये इमरान खान की नाकामी है। इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान को जो है जो हालात हैं, ये रेलों कट्टों का ताना देने वाले आज किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में लाहौर में भी मैच करवाया था। इस वक्त पूरे मुल्क में दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस करवाए। आज पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ, इसकी वजह यही है कि इस पर जो सारे के सारे जो नलायकी है वो हुकूमत की है। दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने भी मरीम नवाज़ की खूब इज़्ज़त अफजाई की है और पूरी कौम भी कर रही है और हम भी मज़म्मत करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।